अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू कैन स्टडी। आज हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर 2 की कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.7 और साथ ही मैं टॉपिक 2.7 मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को भी समझाऊंगी। तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने मॉलिक्यूलर कंपोजिशन देखनी होती है और एक सैंपल कोई भी है तो उसका स्ट्रक्चर देखना होता है। अब स्ट्रक्चर में हमारे पास मॉलिक्यूल से मिलकर चीज़ बनी होती है, तो इसलिए हम लोग इन दोनों को रिलेट करके हमारे पास ये इसकी डेफिनेशन बुक में बनी हुई एक एनालिटिकल टेक्निक है। अब हमारे पास ना ये जो हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमेट्री नाम से पता चले कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री ये हमारे पास एक मेथड होता है जिसके थ्रू ना हम लोग डिटरमाइन कर रहे होते हैं मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, वो मॉलिक्यूल कैसा बना उसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। मॉलिक्यूल को अगर हमने जांचना है तो उसके हमने आयंस बना के हम लोग इसको जांचते हैं। तब इसमें ना हम लोग ने आयनाइजेशन वगैरह इसके प्रिंसिपल में हमने इसीलिए ये काम सारा करना है। ये मैं बाद में समझाती हूँ, पहले मैं आपको कंसेप्ट असेसमेंट की तरफ लाती हूँ। अब हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है कि 2.7 में कि हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास बताए। काफ़ी दफ़ा प्रोडक्ट टेबल में ना रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ। अब रिलेटिव एटॉमिक मास और ये दोनों बातें सेम है, मगर ना रिलेटिव एटॉमिक मास और ये चीज़ें ना इसलिए दी हुई क्योंकि कुछ हमारे पास होते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है मगर मास नंबर चेंज होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर चेंज होता है। क्योंकि मास नंबर चेंज है और इसके बेस पे ना हमारे पास मुख्तलिफ आइसोटॉप्स आते हैं और जो आइसोटॉप्स होते हैं ना नेचर में उनकी अबंडेंस, उनकी मिकदार मुख्तलिफ होती है, तो उसकी बेस पे हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री बनी। अब मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में ना हमने इसी के थ्रू हमने एवरेज मास फाइंड करना है। तो एवरेज एटॉमिक मास हमने इसीलिए निकालना है कि अच्छा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की इतनी अबंडेंस हमारे पास इतने 24 की ये है, 25 की ये है, 26 अगर मास नंबर हो तो इसकी ये अबंडेंस है। मगर तो एवरेज कितनी निकलेगी कि एवरेज हमारे पास कितना ये पाया जाता है हमारे पास मैग्नीशियम। तो एवरेज के लिए हमारे पास इसके जो मास स्पेक्ट्रोग्राम बनता है वो इस तरह बनता है कि वाई एक्सिस पे हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस आ जाती है, एक्स एक्सिस पे मास टू चार्ज रेशो। मास टू चार्ज रेशो का मतलब कि उसका इतना मास था 24 तो इसके चार्ज इतना था, मतलब इसके आयंस इतने बने। अब इसके इतना मास था तो इसकी मूवमेंट में इसके आयंस इतने बने। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें पता चलता होता है। ये हम लोग जब ये इसकी वर्किंग वगैरह यहाँ पे देखेंगे ना तब बताऊंगी आपको इसकी मास टू चार्ज रेशो कैसे इसकी वर्किंग कर रहे होते हैं। अब इसकी थोड़ा सा ये शॉर्ट इंट्रो मैंने आपको बताया। अब इसका गिवन डाटा हमने एवरेज एटॉमिक मास जब भी किसी चीज़ का हमने फाइंड करना है, मैग्नीशियम को, किसी और चीज़ का भी आइसोटॉप दे देंगे, आपने क्या करना है इसका जो मास नंबर दिया ना ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है ये मास नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 79 इसके साथ और फिर सबकी वैल्यूज को ऐड करते जाना है। जैसे कि अब इसका मास नंबर कितना दिया हुआ 25, इसको ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे आप 10 के साथ और फिर प्लस कर देंगे इसकी वैल्यूज के साथ 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ। इसी तरह जब मैंने पहले गिवन डाटा लिख दिया कि मास नंबर इसका Mg24 का ये मास नंबर था, रिलेटिव अबंडेंस इसकी इतनी है, ये सारा हमने इसके इस तरह गिवन डाटा लिख दिया। फिर एवरेज एटॉमिक मास हमने फाइंड करना है और फिर फॉर्मूला अप्लाइड किया मास नंबर ऊपर से जो शॉर्ट सा लिखा हो ना छोटा सा, तो ये हमारे पास इसका मास नंबर होता है मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस। इसी तरह हमने Mg25 का भी करना है, Mg26 का भी करना है, इन सबको आपस में ऐड करके डिवाइड बाय 100। मैंने वही काम किया बाद में नीचे। फिर हमने जब इस तरह करते हुए हमारे पास आंसर आ गया, इसके हमने यूनिट डालना है AMU एवरेज एटॉमिक मास का हमारे पास ये यूनिट होता है, ठीक है। इसके अंदर हमने आंसर इसका बना के लिख दिया। अब ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास निकला है Mg का। अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं आपको फिर समझा दूंगी इसमें। अब जैसे कि मैंने बताया कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने मैस की वजह से हमने एनालिसिस करना है किसी भी सैंपल का स्ट्रक्चर। तब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास ना एक अपरेटस दिया हुआ होता है, अपरेटस में हमारे पास सबसे पहले सैंपल इंजेक्ट होता है यहाँ पे। अब ये यहाँ से मूव करेंगे, हमने यहाँ से अंदर डालना होता है ताकि वो अंदर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे दी जाएगी जो कि बहुत ही हाई फील्ड की होगी, जैसे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और साथ ही सामने उसके ऑपोजिट हमारे पास एक लेजर लगी हुई होती है जो कि हीट जनरेट कर रही होती है। रेड कलर की यहाँ पे शो कर रही हूँ। पहले तो हमारे पास सॉलिड सैंपल लिया था और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसके हमने बॉम्बार्ड करवाया, आगे लेके गए। जब वो लेज़र इस हीट गन से हमारे पास से गुजरा और इलेक्ट्रॉन बीम के पास से हाई फील्ड वोल्टेज से हमारे पास जब वो गुजरा तो आगे आ जाता है आयन एसिलरेटर। आयन एसिलरेटर का काम होता है कि वो मैस की एनालिसिस करता होता है। हमारे प्रिंसिपल में भी पहला काम था आयनाइजेशन, दूसरा काम है मैस एनालिसिस, जिसकी मदद से हमने उसमें आयन की हमने सेपरेशन करनी होती है। कैसे सेपरेट करते हैं? उनके मैस के बेस पे कि इसका मैस कम है, इसका मैस ज़्यादा है, इसका चार्ज। और मैस कैसे सेपरेट करते हैं? उनकी चार्ज के बेस पे। इसलिए हम कहते हैं मैस टू चार्ज रेशो कि इसका इतना मैस है तो इतना इसका चार्ज बन रहा है। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं और जो नेगेटिव आयंस होते हैं ना, उस सैंपल के अंदर और उस मॉलिक्यूल के अंदर वो अपने चार्ज के बेस पे, अपनी मैस के बेस के ऊपर ना
यहाँ से आयन एक्सेलरेटर के अंदर से मूव करते हैं। अपने आयन्स जो होते हैं ना इनके यहाँ से एक्सेलरेट करते हैं, इनकी मूवमेंट हो रही होती है। अब आगे जाती है तो इनके पास आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास अप्लाई हम कर रहे होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इसलिए होता है ताकि हम लोग डिटेक्ट कर सकें कि हमारे पास कौन सा चार्ज है, ये जो मैस जो गुजर के अंदर से आ रहा है तो उसका वो कौन सी फील्ड का, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास हमने मैग्नेट लगाया हुआ होता है ये, और इस मैग्नेट के पास से पास करके वो फिर डिटेक्टर के ऊपर आता है। डिटेक्टर का काम होता है कि डिटेक्ट कर लेता है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमने अप्लाई किया ताकि हमारे पास जो आसानी से लाइटेस्ट आयन्स हैं ना, जिनका वेट बहुत कम है, पॉजिटिव आयन्स या फिर नेगेटिव आयन्स जिनका वेट बहुत कम है, वो आसानी से इसके अंदर डिटेक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और फिर हमारे पास डिटेक्टर आते हैं, मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ अपनी कैपेबिलिटी के बेस पे हमारे पास डिटेक्टर के ऊपर कुछ आयन्स आके गिरते हैं। तो वो जो आके गिरते हैं ना, उनको हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। और फिर इसके बेस पे हमने ये मैस स्पेक्ट्रोग्राम बनाना होता है, उनके हमारे पास हम देखते हैं कि इतना मैस के 24 मैस था हमारे पास, ये इस मैस का डिटेक्टर के ऊपर आके गिरा है, और ये इसकी अबंडेंस हमारे पास 79% इतने आए हैं। तो ये 10% मैथ्स जो हमारे पास आता है Mg25 का, इसी तरह 11% मैथ्स आ जाता है Mg26 का। अब ये जो हमारे पास मुख्तलिफ आइसोटॉप्स Mg के मुख्तलिफ आइसोटॉप्स का हमारे पास मैथ्स आ रहा है जो कि परसेंटेज पे आ रहा है, तो इसे हम कहते होते हैं नॉन इंटीगर मैथ्स, ठीक है, नॉन इंटीगर एटॉमिक मैथ्स। नॉन इंटीगर यानी कि हमारे पास एक डेफिनेट नंबर नहीं। अब इस नॉन इंटीगर को हमने चेंज करना होता है एवरेज एटॉमिक मैथ्स में इस फॉर्मूला के थ्रू। तो आपको समझ आया कि नॉन इंटीगर एटॉमिक मैथ्स का मतलब क्या है। नॉन इंटीगर एटॉमिक मैथ्स का मतलब ये है कि जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ अबंडेंस आ रही हो आइसोटॉप के मुख्तलिफ मैथ्स के साथ, तो उस वाले मैथ्स को हम लोगों ने चेंज करना था। एवरेज एटॉमिक मैथ्स में मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हमें किसी भी चीज़ की मॉलिक्यूलर किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर पता चल जाता है, उसके अंदर के मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के अंदर के आयन्स वगैरह का पता चल जाता है, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितने % मैथ्स उसके अंदर मौजूद है। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और कोई भी क्वेरी हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।